हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि जैसे देखिए हम अगर किसी स्टेट की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट में जो हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होता है वो उस स्टेट का हाई कोर्ट होता है। ओके, तो जितने भी डिफरेंट कोर्ट्स उसके अंडर जो आते हैं, जो कि हाई कोर्ट्स के अंडर आते हैं, उसे हम सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। ओके, जिसके अंडर आपके आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, और साथ ही साथ जो है हमारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसे हम नालसा के नाम से भी जानते हैं, उसके ऊपर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो सबसे पहले अगर हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, देखिए द स्टेट जुडिशरी की अगर हम जैसे बात कर रहे थे, इट कंसिस्ट ऑफ ए हाई कोर्ट। नॉर्मल जो स्टेट जुडिशरी होता है उसमें हाई कोर्ट्स रहता है, एंड ए हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि हाई कोर्ट के अंडर भी बहुत सारे डिफरेंट अदर कोर्ट्स होते हैं। ओके, जो कि हायरार्की में पावर की बेस पर उनके अंडर आते हैं। ऑल्सो नोन एज लोअर कोर्ट्स, जिन्हें हम लोअर कोर्ट्स भी कहते हैं। ओके, इन्हें आइदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहा जाता है और लोअर कोर्ट्स भी कहा जाता है। द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ देयर सबऑर्डिनेशन टू द स्टेट हाई कोर्ट। इसे जो कोर्ट्स हैं इन्हें सबऑर्डिनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो होते हैं ये सबऑर्डिनेट के तौर पे काम करते हैं, यानी कि ये उनके अंडर काम करते हैं, हाई कोर्ट के अंदर। इसी वजह से इन्हें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहा जाता है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, दे फंक्शन बिलो एंड अंडर द हाई कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल्स, यानी कि ये जो कोर्ट्स होते हैं ये हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट से भी लोअर लेवल्स में ये काम करते हैं। ओके, आगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो ये जो डिफरेंट कोर्ट्स होते हैं या फिर लोअर कोर्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, इनकी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्टिव में देखें तो इनका जो पोजीशन है, इनके बारे में क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। तो देखिए आर्टिकल 233 टू 237, यानी कि 233 से लेकर 237 तक, जो कि पार्ट 6 में आता है हमारे संविधान के, इसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे बनाए गए हैं कि जो रेगुलेट करता है इनके ऑर्गेनाइजेशन और इनके इंडिपेंडेंसी, जो कि एग्जीक्यूटिव से अलग होता है। ओके, तो इनके जो रिलेटेड जो भी डिफरेंट प्रावधान है, डिफरेंट प्रोविजंस हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हीं आर्टिकल के में मेंशन किया गया है, बेसिकली 233 से लेकर 237 के अंदर। ओके, देखते हैं क्या क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, तो ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे या जिसमें कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट्स भी आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट किस तरह से होते हैं। ओके, उससे रिगार्डिंग पहला प्रोविजन है। तो इसकी अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट साथ ही साथ जो पोस्टिंग, और अगर कोई प्रमोशन है तो प्रमोशन ऑफ द जजेस, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस इन स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर। तो नॉर्मली ये गवर्नर के द्वारा किया जाता है वो पर्टिकुलर स्टेट की, इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो ये अकेले खुद से नहीं करेंगे बल्कि ये कंसल्ट करेंगे हाई कोर्ट के साथ, और हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये जो भी अपॉइंटमेंट होंगे या प्रमोशन से पोस्टिंग्स होंगे जजेस के, ये अपना गवर्नर करेंगे। ओके, नेक्स्ट, ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट जज शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। अगर किसी को आप डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे अपॉइंट करना चाहते हैं, गवर्नर किसी को अपॉइंट करना चाहते हैं, देन इन दैट केस ही शुड पोजेस सम क्वालिफिकेशंस। उसका कुछ क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। क्या है वो क्वालिफिकेशंस, देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है फॉर बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट जज वो है, देखिए, ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन सर्विस ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ये सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी सर्विस में पहले से नहीं होना चाहिए। ओके, अगर ये हैं देन इन दैट केस इन्हें अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते एज द डिस्ट्रिक्ट जजेस। ओके, सिमिलरली सेकंड क्वालिफिकेशन अगर हम देखें, ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट और ए प्लीडर फॉर 7 ईयर्स। ये मिनिमम 7 साल का इनका जुडिशियल सर्विस से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए बेसिकली, या फिर ये वकील के तौर पर मिनिमम 7 साल तक काम कर चुके होंगे। ओके, देन इन दैट केस ओनली उन्हें जज के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। तीसरा जो कंडीशन है, ये शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट, यानी कि ये दो कंडीशंस के अलावा भी इनके जो अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशंस बहुत जरूरी है बाय द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट का रिकमेंडेशन आता है कि पर्टिकुलर पर्सन को एज ए डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट किया जाए, देन इन दैट केस गवर्नर हमारे अपॉइंट करेंगे उसे। ओके, तो इसलिए ये जो रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें, देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, यानी कि अभी अभी हमने जैसे देखा डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा कुछ और भी पर्सन होते हैं, कुछ और भी उनके स्टाफ्स होते हैं, अदर जजेस होते हैं जिन्हें भी अपॉइंट किया जाता है। ओके, बाय द गवर्नर। तो उन्हें किस तरह से अपॉइंट किया जाता है उसके ऊपर क्या प्रोविजन है, देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा जो दूसरे पर्सन्स होंगे उनका जो अपॉइंटमेंट रहेगा टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर। इन्हें भी गवर्नर अपॉइंट करेंगे उसी पर्टिकुलर स्टेट के, लेकिन ये कंसल्ट करेंगे किससे, इस केस में जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द हाई कोर्ट। तो उससे पहले जो हमने देखा डिस्ट्रिक्ट जजेस के केस में ये सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट को कंसल्ट करेंगे, उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे अपॉइंटमेंट करेंगे, लेकिन अदर जजेस के केस में या फिर अदर स्टाफ्स के केस में जो है ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ हाई कोर्ट्स को भी कंसल्ट करना पड़ेगा हमारे गवर्नर को। ओके, फॉर द अपॉइंटमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, क्या और प्रोविजंस हैं देखते हैं। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो ये तो है पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स
तो उनके अंडर भी कुछ और कोर्ट्स होते हैं। ओके, तो उनके अंडर जो भी लोअर कोर्ट्स होंगे या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे उन्हें भी ये कंट्रोल कर सकते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो बेसिकली द कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इंक्लूडिंग द पोस्टिंग, प्रमोशंस एंड लीव ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट्स एंड होल्डिंग एनी पोस्ट इंफीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज वेस्टेड इन द हाई कोर्ट। तो ये जो कंट्रोल एंटायर जो कंट्रोल प्रोसीजर उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उनके लीव, उनके प्रमोशन, पोस्टिंग्स या फिर कोई इंफीरियर पोस्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे जो भी कोर्ट्स होंगे उनके रिगार्डिंग कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या फिर कोई पोस्ट से रिलेटेड कोई मैटर हो, तो वो कंप्लीट कंट्रोल जो है वो हाई कोर्ट के पास ही रहेगा। तो हाई कोर्ट के पास पूरा अथॉरिटी है, वो पूरा कंट्रोल लेगी अपने हाथ में और डिसाइड करेगी ये सारी चीजें। नेक्स्ट प्रोविजंस देखते हैं। इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें द एक्सप्रेशन देखिए द डिस्ट्रिक्ट जज, अभी हमने देखा द डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड्स जज ऑफ सिटी सिविल कोर्ट। ये जो डिस्ट्रिक्ट जज कौन होंगे, बेसिकली किसी सिटी के सिविल कोर्ट के जज होंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ ए स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सीनियर जजेस। ओके, तो ये जो हम भी जब भी डिस्ट्रिक्ट जज की बात करते हैं तो इन सारे जजेस को या फिर ये सारे जो जगह कोर्ट्स के जजेस होंगे इनके हम समझते हैं। ओके, तो इनको ये समझाता है, इनको ये सिग्निफाई करता है। सिमिलरली द एक्सप्रेशन जब भी हम जुडिशियल सर्विस कहते हैं, okay, तो expression judicial service means a service consisting exclusively of persons intended to fill the post of district judges। okay, जब भी हम जुडिशियल सर्विस की बात करते हैं तो ये उन सारे पर्सन्स को रेफर करता है जो कि डिस्ट्रिक्ट जज बनने के क्वालिफाई करते हैं। ओके, जो भी इंटेंड होते हैं या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट जज बनने के काबिल है एंड अदर सिविल जुडिशियल पोस्ट इंफीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट जजेस या फिर डिस्ट्रिक्ट जजेस के बिलो जो भी डिफरेंट पोस्ट हैं जुडिशियल पोस्ट हैं उन सभी को हम कंबाइनली बोल सकते हैं जुडिशियल सर्विस। ओके, ये इस पर्टिकुलर दो फ्रेज है या फिर दो एक्सप्रेशन, इसका यही इंटरप्रिटेशन होता है, इसका यही मीनिंग होता है। ओके, आगे नेक्स्ट जो प्रोविजन है एप्लीकेशन ऑफ द अबव प्रोविजंस टू सर्टेन मजिस्ट्रेट। तो अभी हमने जो भी प्रोविजंस देखा उनका किस तरह से किस मजिस्ट्रेट्स के ऊपर कैसे एप्लीकेशंस होता है, उसका कैसे इस्तेमाल होता है। देखिए, the governor may direct that the above mentioned provisions relating to the persons in the state judicial service would apply to any class or classes of magistrate in the states। तो ये गवर्नर के पास पावर है कि ये डायरेक्शंस देंगे कि ये अभी जो हमने प्रोविजंस देखे तो ये किन पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट्स के लिए अप्लाई होता है या फिर किन के लिए नहीं होता, ये वो डिसाइड करेंगे। ओके, दैट द जुडिशियल सर्विसेज द स्टेट जुडिशियल सर्विस से रिलेटेड अप्लाई होगा टू ए पर्टिकुलर क्लास, पर्टिकुलर ग्रुप को अप्लाई होगा कि पूरा डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट क्लासेस को अप्लाई होता है। तो ये डिसीजन होता है हमारे गवर्नर का। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर एंड जुरिस्डिक्शंस। ओके, तो जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है हमारे लोअर कोर्ट्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स और उनके जुरिस्डिक्शंस के बारे में बात करेंगे। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जुरिस्डिक्शन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी आर लेड डाउन बाय द स्टेट्स। तो जो भी पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा, किसके नीचे कौन से कोर्ट आएंगे, कौन सा कोर्ट किसके अंडर काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, तो द एंटायर स्ट्रक्चर और जो जुरिस्डिक्शंस होंगे उनकी जो नेमिंग होंगी, नोमेनक्लेचर होंगे। ओके, तो सारे जो कोर्ट्स के they are to be laid down by the states, ये सारे जो है स्टेट्स ही डिसाइड करेंगे। ओके, hence they differ slightly from state to state। इसी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट्स की जब भी हम बात करते हैं तो वो डिफरेंट हो जाता है। पूरा जो स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर जो या फिर जो जुरिस्डिक्शन का है और ऑर्गेनाइजेशन का है, तो ये सारा कुछ जो है डिफरेंट होता है डिफरेंट स्टेट्स के लिए। ओके, ब्रॉडर सेंस में अगर हम कहें, ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रिमिनल एंड सिविल केस कोर्ट्स बिलो द हाई कोर्ट। तो अगर हम एक वाइडर सेंस में बात करें तो हाई कोर्ट के नीचे अगर हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की जो बात कर रहे हैं उसमें बेसिकली 3 तरह के सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, क्या क्या है इसके आगे हम डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर देखिए, ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है। ओके, याद रखना है बेसिकली। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि हमें पता है कि जो हाई कोर्ट होता है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है पर्टिकुलर स्टेट का, जुडिशियल बॉडी होता है। उसके अंडर हमने जैसे देखा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट्स रहते हैं। ओके, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट रहते हैं इन्हें फिर से डिवाइड किया गया है। एक तरफ हो सकता है आपका सिविल साइड जो कि सिविल मैटर्स के ऊपर डील करेंगे, जैसे कि आपके मैरिज, डिवोर्स, ओके, लैंड रिलेटेड मैटर्स, तो ये सारे सिविल मैटर्स के ऊपर डील करेंगे। साथ ही साथ एक तरफ आप देख सकते हैं क्रिमिनल साइड जो कि क्राइम से रिलेटेड कोई मैटर्स हो, मर्डर्स हो, रेप, ओके, तो ये सारे चीज़ों के ऊपर डील करेंगे। ओके, तो इसके अंडर अगर हम सिविल साइड में देखें तो सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट आते हैं। उसके अंडर फिर से हम देखें तो हायरार्की में एंड में जो है मुंसिफ्स कोर्ट्स आते हैं। सिमिलरली क्रिमिनल साइड की अगर हम बात करें तो इसमें जो है क्रिमिनल साइड के नीचे जो है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएंगे। ओके, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट आएंगे। उसके बाद जो उसके अंडर जो है हायरार्की में अगर हम देखें तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स आएंगे। तो ये है ओवरऑल कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो इसके ऊपर क्या क्या एक्स्ट्रा प्रोविजंस है, एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स। ओके,
तो स्ट्रक्चर एंड जुरिस्डिक्शंस में इन्हीं का अगर हम बात करें तो देखिए द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि स्टेट में हाई कोर्ट होता है हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, उसके अंडर जो रहता है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट जजेस हमें देखने को मिलता है। तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का जो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है वो उस डिस्ट्रिक्ट जज के पास होता है। ओके, दे पोजेसेस ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिस्डिक्शन इन बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स। इनके पास जो होता है ओरिजिनल और एपिलेट दो तरह के जुरिस्डिक्शंस होते हैं। इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ओरिजिनल जो होता है वो फर्स्ट इंस्टेंस में जो भी हियरिंग सुने जाते हैं उसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। साथ ही साथ जो एपिलेट जुरिस्डिक्शन होता है वो अपील के थ्रू, यानी कि लोअर कोर्ट्स के डिसीजन से अगर कोई कन्विक्टेड पर्सन खुश नहीं है देन ही कैन अपील इन द हायर कोर्ट, उसके ऊपर वाला कोर्ट में जाके वो अपील कर सकते हैं, तो उसे हम एपिलेट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रहते हैं बेसिकली इनके पास ये दो जुरिस्डिक्शंस होते हैं, ओरिजिनल के साथ साथ एपिलेट जुरिस्डिक्शंस का भी पावर है, बोथ इन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस, सिविल केस में भी और क्रिमिनल केसेस में भी। ओके, आगे इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें द डिस्ट्रिक्ट जज इज ऑल्सो द सेशंस जज। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन याद रखें फ्रेंड्स। डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं उन्हें सेशंस जज भी कहा जाता है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। कोर्ट की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसे सेशंस कोर्ट कहा जाता है। लेकिन क्या बेसिक डिफरेंस है, ये दो नाम क्यों है, इसके रीजन क्या है देखिए। When he deals with civil cases he is known as district judges, यानी कि जब भी वो जो पर्टिकुलर जज या फिर पर्टिकुलर कोर्ट में कोई सिविल केसेस की हियरिंग हो रहा है देन इन दैट केस इट विल बी ट्रीटेड एज ए डिस्ट्रिक्ट जज या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, अगर वो पर्टिकुलर जज को डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाएगा और वो कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसी के नाम से बुलाया जाएगा। ओके, तो अगर कोई सिविल केसेस से रिलेटेड मैटर हो देन डिस्ट्रिक्ट जज। अगर व्हेन ही हियर्स द क्रिमिनल केसेस, जब भी क्रिमिनल केस हियर करते रहेंगे या फिर उसके ऊपर हियरिंग करते रहेंगे देन ही इज कॉल्ड एज ए सेशन जज। तो क्रिमिनल केस में ये इसे कहा जाएगा सेशन जज और जो पर्टिकुलर कोर्ट है उन्हें उसे कहा जाएगा सेशंस कोर्ट। और अगर सिविल केस कोई हियरिंग करे कोई जज देन ही इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट जज और वो कोर्ट को कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखें। आगे बढ़ते हैं। द डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइजेस बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं हमारे इनके पास जुडिशियरी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होता है। ही आल्सो हैज द सुपरवाइजरी पावर्स ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर उनके बिलो या फिर हायरार्की में अभी हमने जैसे देखा उनके अंडर जो भी डिफरेंट लोअर कोर्ट्स होंगे उनको कंट्रोल करना, उनको सुपरवाइज करने का भी जो पावर होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास बेसिकली रहता है। ओके, अपील्स अगेंस्ट दिस ऑर्डर एंड जजमेंट लाई टू द हाई कोर्ट। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अगेंस्ट या फिर अगर हम कहें जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से आप खुश नहीं है देन इन दैट केस यू कैन अपील इन द हाई कोर्ट। ओके, तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कोई डिसीजन दिया गया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है देन आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट्स को। तो इसके जो ऑर्डर्स अगेंस्ट, इसके जजमेंट्स के अगेंस्ट या फिर इनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट आपको अगर जाना है देन you have to appeal in the high court itself. Okay, आगे the sessions courts has the power to impose any sentence including life imprisonment and capital punishment। ये याद रखें, सेशंस कोर्ट के पास ये पावर होता है। जैसे सेशन कोर्ट कौन सा है, जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स सुनता है। ओके, क्रिमिनल केसेस हियर करता है। तो सेशंस जज या फिर सेशंस कोर्ट्स इनके पास जो पावर होता है कि ये सेंटेंस दे सकते हैं लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का, यानी कि लाइफ टाइम के लिए जेल में रहने का, और साथ ही साथ जो कैपिटल पनिशमेंट होता है यानी कि डेथ पनिशमेंट होता है, डेथ पेनल्टी होता है, ये भी सुना सकते हैं, ये भी डिसीजन दे सकता है हमारे सेशन जज। ओके, लेकिन ये जो होगा कैपिटल पनिशमेंट जो होगा पास बाय हिम इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, याद रखें। जब भी कैपिटल पनिशमेंट देते हैं हमारे सेशंस जज तो ये जो पनिशमेंट है इट शुड बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा फिर से इसे कंफर्म किया जाना चाहिए। ओके, चाहे बाय मींस ऑफ अपील और नॉन अपील, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर कन्विक्टेड पर्सन को ये कैपिटल पनिशमेंट सुनाई जाती है देन इन दैट केस वो अपील भी कर सकते हैं हाई कोर्ट में जाके। तो इन दैट केस ऑल्सो हाई कोर्ट अगर उसे कंफर्म करते हैं तो उन्हें मिलेगा, अगर नहीं करते हैं तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये अपील नहीं भी करते हैं हाई कोर्ट में जाके देन इन दैट केस ऑटोमेटिकली वो जो डेथ सेंटेंस है वो दैट शुड बी कंफर्मेटेड बाय द हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट को चला जाएगा एज एन अपील और वो कंफर्म करेंगे, उसके बाद ही ये एग्जीक्यूट हो पाएगा कैपिटल पनिशमेंट पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है बिलो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सेशंस कोर्ट्स। अभी जैसे देखा हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेशंस कोर्ट्स के नीचे स्टैंड्स द कोर्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट जजेस। ओके, तो सबऑर्डिनेट जजेस का जो कोर्ट होता है वो सिविल साइड में होता है, जो पूरा स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको दिखाया। तो उस केस में आपने देखा होगा कि जो कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जजेस वो आते हैं सिविल साइड में और जो कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो आते हैं क्रिमिनल साइड में। ओके, ये बेसिकली ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे वाला जो अदर लोअर कोर्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, तो सिविल साइड में होते हैं कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जजेस, क्रिमिनल साइड में होते हैं कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके, फिर इनके रिलेटेड क्या प्रोविजन है, द सबऑर्डिनेट जज एक्सरसाइज अनलिमिटेड
पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ओवर सिविल सूट्स, यानी कि जो सबऑर्डिनेट जज होते हैं, ओके, कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज जो हम कहते हैं, जो कि सिविल साइड में आते हैं बेसिकली, इनके पास पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शंस, अनलिमिटेड पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। इनके पिक्यूनियरी का मतलब होता है मॉनिटरी, मनी से रिलेटेड, ओके, मनी से रिलेटेड मैटर जो होते हैं, छोटे मोटे मैटर होते हैं, टैक्सेस से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, लैंड रेवेन्यूज, लैंड टैक्स से रिलेटेड कोई मैटर हो, ओके, तो मॉनिटरी मैटर से ये डील करते हैं बेसिकली, सिविल जो भी मैटर्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड्स क्रिमिनल केसेस विद पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 7 years, यानी कि अदर साइड की अगर हम बात करें, जो क्रिमिनल साइड की हम बात करते हैं, देन इन दैट केस उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट के नीचे जो आते हैं वो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और ये जो है क्रिमिनल केसेस डिसाइड करेंगे। कौन से क्रिमिनल केसेस? जो कि पनिशेबल हैं अप टू ए टर्म ऑफ 7 years, मिनिमम 7 साल तक, मैक्सिमम अगर हम कहते हैं 7 साल तक अगर इम्प्रिजनमेंट का कोई डिसीजन है, या फिर उतने अंदर के जो भी पनिशेबल ऑफेंसेस है, मैटर्स हैं, उनसे ही डील करेगी हमारी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उससे ज़्यादा वो नहीं दे सकती इम्प्रिजनमेंट का, ओके, डिसीजन, ओके। आगे एट द लोएस्ट लेवल, उसके नीचे अगर हम आएंगे, अगर यानी कि जो हायरार्की है उसका पूरा लोएस्ट लेवल देखेंगे, सिविल साइड में जो होता है कोर्ट ऑफ मुंसिफ्स रहते हैं सिविल साइड में, एंड क्रिमिनल साइड जो होता है उसमें रहते हैं हमारे कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये पूरा हायरार्की का लोएस्ट है, यानी कि पूरा बेस है, ओके। आगे देखते हैं द मुंसिफ्स पोजेस लिमिटेड जुरिस्डिक्शंस एंड डिसाइड सिविल केसेस ऑफ स्मॉल पिक्यूनियरी स्टेट्स। जो मुंसिफ्स होते हैं सिविल साइड्स के, ये बेसिकली इनके पास लिमिटेड जुरिस्डिक्शंस होता है रिगार्डिंग छोटे मोटे जो पिक्यूनियरी स्टेट्स, यानी कि जो मॉनेटरी मैटर से रिलेटेड, रेवेन्यू मैटर से रिलेटेड, सिविल केसेस से रिलेटेड लिमिटेड पावर्स होता है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है इट ट्राइज क्रिमिनल केसेस विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म अप टू 3 years। और क्रिमिनल साइड में अगर हम देखें, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे ये उसी केसेस के ऊपर डील करेंगे जिनके ऊपर की मैक्सिमम जो पनिशमेंट हो सकता है, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो हो सकता है वो 3 साल का हो सकता है, ओके। तो अगर हम क्रिमिनल साइड की देखें तो जो लोएस्ट मोस्ट होता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनके पास मैक्सिमम जो डिसीजन है वो 3 साल तक सुना सकते हैं सजा इम्प्रिजनमेंट का। उसके ऊपर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि 7 साल तक मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना सकते हैं। और उसके ऊपर अगर आप जाएं तो सेशंस कोर्ट है जो कि डेथ सेंटेंस भी सुना सकता है और साथ ही साथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी डिसीजन सुना सकता है, ओके। तो ये है ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड जुरिस्डिक्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स हैं। इन सम मेट्रोपॉलिटन सिटीज, कुछ सिटीज में ऐसा होता है कि देयर आर सिटी सिविल कोर्ट्स, कुछ सिटी सिविल कोर्ट्स भी होते हैं, ओके, जिसे हम चीफ जजेस कहते हैं ऑन द सिविल साइड के केस में होता है, एंड कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स ऑन क्रिमिनल साइड। क्रिमिनल साइड में आप देखेंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स और सिविल साइड्स में देखेंगे सिटी सिविल कोर्ट्स या फिर चीफ जजेस, ओके। सम ऑफ द स्टेट्स इन प्रेसिडेंसी टाउन्स हैव एस्टैब्लिश्ड स्मॉल कोर्ट्स आल्सो। कुछ बड़े बड़े अगर शहर हैं, ओके, जिसमें कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और प्रेशर ज़्यादा है जुडिशियरी के ऊपर, तो उस केस में वो कुछ और एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडीज भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि कुछ स्मॉल कोर्ट्स भी वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ओके। दिस कोर्ट्स डिसाइड द सिविल मैटर्स ऑफ स्मॉल वैल्यू इन समरी मैनर, यानी कि ये जो छोटे मोटे कोर्ट्स होंगे, स्मॉल कोर्ट्स होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस डिसाइड करेंगे जो कि स्मॉलर वैल्यू के होंगे, ओके। अगर रेवेन्यू की बात कर ली जाए तो कुछ लिमिटेड अमाउंट के अंदर होना चाहिए उनका जो रिलेटेड केस, ओके। Their decision are final, but the High Court possesses a power of revision। तो ये जो स्मॉल कोर्ट्स होंगे इनका डिसीजन फाइनल होगा, नो डाउट, बट हाई कोर्ट इनके ऊपर एक रिवीजन कर सकती है इनके जो डिसीजन के ऊपर। इन सम स्टेट्स पंचायत कोर्ट्स ट्राइपेटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, कुछ स्टेट्स में पंचायत कोर्ट्स भी एस्टैब्लिश किए गए हैं जो कि छोटे मोटे जो सिविल और क्रिमिनल केसेस के ऊपर भी डिसीजन सुनाते हैं या फिर हियरिंग सुनते हैं, ओके। दे आर वेरियसली नोन एज न्याय पंचायत, ग्राम कचेरी, अदालती पंचायत, पंचायत अदालत एंड सो ऑन। तो ये जो पंचायत कोर्ट्स होते हैं जो कि छोटे मोटे मैटर्स के ऊपर सुनवाई करते हैं, तो इनका अलग अलग नाम होता है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन में। तो इनका कुछ नेम्स आप याद रख सकते हैं, ये किससे कहते हैं, न्याय पंचायत, ग्राम कचेरी, अदालती पंचायत, पंचायत अदालत, ये कुछ एक्स्ट्रा नाम्स भी हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में जो कि है नालसा। आज के हमारे इस वीडियो का सेकंड टॉपिक जो है बेसिकली, तो नालसा की अगर हम बात करें आर्टिकल 39, देखिए पहले इसके बैकग्राउंड को थोड़ा समझ लेते हैं। जो आर्टिकल 39A है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इट प्रोवाइड्स फॉर फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ओके। तो हमें जो सोसाइटी में है गरीब तबके के लोग, उन्हें फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, यानी कि फ्री लीगल सर्विस मिलना चाहिए, ओके। तो और साथ ही साथ जो है हर एक को जस्टिस मिलना चाहिए, यू हैव टू एंश्योर जस्टिस फॉर ऑल, ओके। तो और कुछ अनुच्छेद भी हैं और कुछ और आर्टिकल्स भी हैं। अगर हम देखें इसे, आर्टिकल 14 एंड 22 के पार्ट 1 जो है, और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेक इट ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट्स टू एंश्योर इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये जो है राइट टू इक्वलिटी के अंडर आता है, तो आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ, सारे जो सिटीजन्स हैं वो इक्वल हैं आपके लॉ के सामने, एंड लीगल सिस्टम विच प्रमोट्स जस्टिस ऑन बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, यानी कि साथ ही साथ जो है जस्टिस आपको प्रोवाइड करना होगा इन लोगों को बेस्ड ऑन
कि हर किसी को इक्वल जैसे कि हमने देखा कि हर किसी को इक्वल स्टेटस मिला है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, तो जस्टिस भी हर किसी को इक्वली मिलना चाहिए। तो ये जो डिफरेंट प्रोविजंस है, डिफरेंट आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके अकॉर्डिंग ये जो नालसा का फॉर्मेशन हुआ है बेसिकली, ओके, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकि सारे जो सेक्शंस है हमारे, इवन द पुअर सेक्शंस और द बैकवर्ड डिफर्ड सेक्शंस भी है हमारी सोसाइटी के, उन तक भी जस्टिस पहुंच सके। ओके, देखिए इन द ईयर 1987 आप देख सकते हैं द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, ये एक एक्ट लाया गया था, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट वाज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, जो कि एनफोर्स हुआ था 9 नवंबर 1995 को। ओके, 9 नवंबर 1995, ये डेट जरूर याद रखें। और टू एस्टेब्लिश ए नेशन वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस, यानी कि इसमें जो है फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस हर एक को प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, टू द वीकर सेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, किस बेसिस पे, जो हमारे अभी देखा ये आर्टिकल्स के बेसिस पे इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ना, उसी के अकॉर्डिंग इन्हें जो वीकर सेक्शंस हैं हमारे, इन्हें फ्री और लीगल सर्विस प्रोवाइड करना जरूरी है। ओके, द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसे हम नालसा कहते हैं इन शॉर्ट, इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, जो ये एक्ट आया था 1987 में, इसके अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है। और ये क्या करती है, बेसिकली इट मॉनिटर करती है एंड इवैल्यूएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड एंड प्रोग्राम्स एंड ले डाउन पॉलिसीज। तो ये कुछ पॉलिसीज बनाएंगे, प्रिंसिपल्स बनाएंगे, ताकि जो डिफरेंट सेक्शंस हैं हर एक के पास लॉ पहुंच सके, जस्टिस मिल सके हर एक को। ओके, तो ये है इसका मेन मोटो, इसी पर्पज से ये बेसिकली बनाया गया है। ओके, आगे देखते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन एवरी स्टेट्स, हर एक स्टेट्स में अगर हम देखें, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड इन एवरी हाई कोर्ट ए हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो नालसा के अकॉर्डिंग, ओके, ये जो हर एक स्टेट में है एक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और जितने भी हाई कोर्ट्स हैं हर एक हाई कोर्ट्स में एक हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी बनाई जाएगी। और डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटीज, देखिए ये भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटीज, तालुक लीगल सर्विस कमिटीज हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन डिस्ट्रिक्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट के केस में ये कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। एंड मोस्ट ऑफ द तालुक्स टू गिव इफेक्ट टू द पॉलिसीज एंड डायरेक्शंस ऑफ द नालसा। तो ये जो होंगे बेसिकली नालसा के अकॉर्डिंग काम करेंगे, नालसा जो भी इन्हें डायरेक्शंस देंगे, जिस बेसिस पे वो पॉलिसीज फॉर्मुलेट करके देंगे, उसके अकॉर्डिंग ये उसे इंप्लीमेंट करेंगे और हर एक सिटीजन्स तक और पुअर सेक्शंस, फाइनेंशियली वीकर सेक्शंस तक ये जस्टिस प्रोवाइड करने का जो काम करेंगे। ओके, टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू पीपल एंड कंडक्ट लोक अदालत इन द स्टेट्स। तो ये लोक अदालत भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो टॉपिक है ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे लोक अदालत के बारे में डिटेल में। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये जो है ना सिर्फ स्टेट्स में और ना ही डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि सेंट्रल लेवल पे भी इसके रिगार्डिंग कुछ कमिटीज बनाए गए हैं, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी कहते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है टू एडमिनिस्टर एंड इंप्लीमेंट द लीगल सर्विस इन सो फार टू रिलेट्स टू सुप्रीम कोर्ट इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के रेस्पेक्टिव में अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, कोई फाइनेंशियली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कोई पर्सन, तो उसके केस में उसे कैसे लॉ मिले, उसे कैसे जस्टिस मिले, उसका कैसे इफेक्टिवली फंक्शनिंग हो सके, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी बनाई गई है, जो कि सेंट्रल लेवल में काम करती है, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे। ओके, आगे नालसा लेज डाउन पॉलिसीज, प्रिंसिपल, गाइडलाइंस एंड फ्रेम्स इफेक्टिव। तो ये जो क्या है, रेगुलेशंस, रूल्स, पॉलिसीज बनाएंगे एंड इकोनॉमिकल स्कीम्स, कुछ स्कीम्स बनाएंगे फॉर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट के लिए भी है, टू इंप्लीमेंट द लीगल सर्विस प्रोग्राम्स थ्रू आउट द कंट्री। तो डिफरेंट स्टेट्स में ये डिफरेंट गाइडलाइंस इशू करेंगे, डिफरेंट पॉलिसीज बनाएंगे, ताकि जो लीगल सर्विसेज है थ्रू आउट द कंट्री मिल सके सबको। ओके, प्राइमरीली द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तालुक लीगल सर्विस कमिटीज एक्सेट्रा हैव बीन आस्क्ड टू डिस्चार्ज सम मेन फंक्शंस ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये जो भी पॉलिसीज डिसाइड करेंगे तो वो तो करेंगे, ओके, जो भी गाइडलाइंस, जो भी प्रिंसिपल सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग तो ये सारी कमिटीज काम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो इनका कुछ मेन फंक्शंस होते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे ये सारे जो स्टेट लीगल अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, तालुक लीगल सर्विस कमिटीज, तो इनको करना पड़ता है। तो वो क्या मेन फंक्शंस हैं उसको देखते हैं। तो फंक्शंस की अगर हम बात करें, देखिए आप देख सकते हैं ये 3 मेन फंक्शंस होता है। पहला जो है टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू एलिजिबल पर्सन, जो भी एलिजिबल है वो फ्री सर्विस लेने के लिए, फ्री लीगल सर्विस लेने के लिए उन्हें प्रोवाइड किया जाए। दूसरा जो है टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत ऑर्गेनाइज करेंगे फॉर एमिकेबल सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि एक मैत्री तौर पे, ओके, यानी कि फ्रेंडली रिलेशंस, या फिर हम जैसे कह सकते हैं कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन के बिना, ओके, म्यूचुअल फ्रेंडली या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये डिस्प्यूट सेटल करवा सके। ओके, तो उसके लिए भी लोक अदालत का ये काम होता है बेसिकली। तो लोक अदालत ऑर्गेनाइज करने का जो भी काम होता है ये सारे कमिटीज के ऊपर रहता है। साथ ही साथ टू ऑर्गेनाइज लीगल अवेयरनेस कैंप्स इन रूरल एरियाज, तो लीगली या फिर लॉ से रिलेटेड कोई अवेयरनेस क्रिएट किया जाए रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसके लिए भी ये डिफरेंट कैंप्स
ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये जो कमिटीज हैं, ये जो बॉडीज हैं, ये इनका यही बेसिक मेन फंक्शंस रहता है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। द फ्री लीगल सर्विस इंक्लूड, तो ये जो फ्री लॉफुल या फिर लीगल सर्विस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे नालसा प्रोवाइड करने के लिए कपल है, तो उसमें क्या क्या हमें बेसिकली मिलता है। ओके, तो देखिए ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। पहला जो है फ्री जो सर्विस मिलता है, इसमें पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, प्रोसेस फीस एंड ऑल अदर चार्जेस पेबल और इनकर्ड इन कनेक्शन विद एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। किसी भी पर्टिकुलर लीगल प्रोसीडिंग्स या फिर किसी भी पर्टिकुलर केस से रिलेटेड अगर आप प्रोसीडिंग्स चला रहे हैं, देन इन दैट केस जो भी कोर्ट फीस होंगे, प्रोसेसिंग फीस होंगे या फिर अदर चार्जेस जो होंगे वो नहीं लिए जाएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, पहला जो सर्विस है। दूसरा जो है प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ लॉयर इन लीगल प्रोसीडिंग, अगर आप कोई लीगल प्रोसीडिंग्स लड़ रहे हैं, कोई केस लड़ रहे हैं, इन दैट केस यू विल बी प्रोवाइडेड विद ए लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तीसरा जो है ऑब्टेनिंग एंड सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, कोई अगर ऑर्डर्स के कॉपीज आपको लेने हैं या फिर देने हैं, कोई अगर डॉक्यूमेंट्स हासिल करना है लीगल प्रोसीडिंग्स में जो भी के काम आएंगे, तो वो भी आपको फ्री में मिल सकता है या फिर इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है प्रिपरेशन ऑफ अपील, अगर आपको कोई अपील करना है, जो जितने भी पेपर वर्क होंगे, प्रिंटिंग रिलेटेड होंगे या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स के ट्रांसलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यूज हो, ऐसे पेपर वर्क हो, तो ये सारी जो चीज़ें होंगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो लीगल सर्विस या फिर आपको जो जस्टिस मिलना है वो थोड़ा और एफिशिएंट हो जाएगा, जल्दी जल्दी आपको मिल पाएगा। ओके, तो ये है बेसिक लीगल सर्विसेज जो मिलता है इसके अंदर नालसा के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से पर्सन्स होते हैं, कौन कौन से कैटेगरी होते हैं हमारी सोसाइटी में जिन्हें जो कि एलिजिबल हो सकते हैं ये फ्री लीगल सर्विस अवेल करने के लिए, पाने के लिए। ओके, तो बेसिकली ये है वुमेन एंड चिल्ड्रन पहला। दूसरा जो है मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी जो होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कमैन जो होते हैं उनको भी ये फ्री लीगल सर्विस अवेल करने की अपॉर्चुनिटी दी गई है, राइट दी गई है। विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर, कोई मास डिजास्टर हुआ है उसके विक्टिम्स जो होंगे, ओके, पीड़ित लोग जो होंगे वायलेंस के, किसी वायलेंस के, फ्लड, ड्रट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, तो ये सब जो डिजास्टर्स हैं, अर्थक्वेक है, ड्रॉट है, इनके अगर कोई विक्टिम्स हैं, ओके, तो वो भी अवेल कर सकते हैं फ्री लीगल सर्विस। ओके, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते बेसिकली जो हमारे लॉयर्स हैं या फिर लॉफुल सर्विस या फिर बहुत पुअर है, ओके, जो कि कोर्ट में जाके अपील करके केस नहीं लड़ सकते, उनके लिए ये सारी सर्विस बेसिकली प्रोवाइड की जाती है नालसा के द्वारा। ओके, डिसेबल्ड पर्सन्स अगर कोई है, पर्सन्स इन कस्टडी में अगर भी कोई है और वो बहुत पुअर है, खुद के लिए एक लॉयर भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इन दैट केस ऑल्सो दिस कैन बी हेल्पफुल, दे कैन अवेल दिस सर्विस। ओके, पर्सन्स हुज एनुअल इनकम डज नॉट एक्सीड 1 लाख, और कौन हो सकते हैं, जो भी लोग जिनके एनुअल इनकम 1 लाख से ज़्यादा नहीं है वो भी अवेल कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली कोई केस चल रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट की केस की अगर हम बात करें तो ये जो लिमिट है ये 1,25,000 है, लेकिन बाकी के जो लोअर हाई कोर्ट्स हैं या फिर लोअर कोर्ट्स हैं उनके केस में 1 लाख ये है। ओके, एंड फाइनली विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग और बेगर, जो बेगर्स होते हैं, ओके, जो ट्रैफिकिंग होते हैं, ओके, जिनका जो बेचा जाता है जिन लोगों को, ओके, या फिर ये सारे जो हमारे ह्यूमंस होते हैं जो कि एक्सप्लॉइटेड सेक्शंस होते हैं बेसिकली, ये जो फ्री लीगल सर्विस अवेल कर सकते हैं, जिनके पास की फाइनेंशियली जो बहुत वीक होते हैं, ओके, उनको ये सारी फैसिलिटीज बेसिकली मिल पाएगी। तो इसी के साथ देखिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होता है हमारा खत्म। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एडवांटेजेस लगा हो, अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।